आज लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल का माहौल कुछ डराने जैसा महसूस हो रहा था। सभी डॉक्टर भी बड़ी टेंशन में थे, क्योंकि जिस ऑपरेशन थिएटर से अभी-अभी ऑपरेशन करके जिस शख्स को बाहर लाया गया, उसी की बेटी को उसी ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही उस पिता को यह खबर मिली, उसके होश उड़ गए, क्योंकि जो बेटी मुंबई में जॉब कर रही थी, वो अचानक लखनऊ के उसी अस्पताल में कैसे पहुंच गई? आखिर क्या हुआ था उस लड़की के साथ? कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में आपके विचार जरूर शेयर कीजिए। ये सच्ची घटना है लखनऊ शहर की, जहां एक इकलौती बेटी सोनिया के पिता किशन जी एक बहुत ही गुमनाम जीवन बिता रहे थे। उनकी पत्नी को गए हुए 7 साल गुजर गए थे। सोनिया मुंबई में एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती थी। वो शुरू से ही बहुत महत्वाकांक्षी रही थी और पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। वह अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच गई थी। जब पहली बार मुंबई गई, तो हर माता पिता की तरह किशन जी ने भी उसे बहुत नसीहतें दी। ऐसे रहना, वैसे रहना। फोन पर जब भी बातें होती, तब भी उसे बहुत समझाया करते थे। अब जवान बेटी इतने बड़े शहर में अकेली रहेगी, तो कैसे किसी माता पिता को चैन हो सकता है? बीच बीच में किशन जी भी उनसे मिलने चले जाया करते थे। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। समय धीरे धीरे बीतने लगा, तो किशन जी उस पर विवाह का दबाव बनाने लगे। अब जिम्मेदारी तो थी ही न, परंतु वो हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर हर बार टाल दिया करती थी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वो अपने ही माँ बाप को पिछड़ा समझने लगते हैं। किशन जी उनके लिए पुरानी सोच वाले हो गए थे। किशन जी की बातों में छुपी उनकी भलाई और चिंता उसे दिखाई नहीं देती थी। उसको लगता था कि दुनियादारी की समझ सिर्फ उसको है। माँ बाप ने तो ऐसे ही घर में बैठे बैठे बाल सफेद कर लिए हैं। उसकी उम्र भागती जा रही थी और वे लाचार और मायूस महसूस कर रहे थे। अब फोन पर भी वो चिढ़ जाया करती थी और बहुत गुस्सा करने लगती थी। एक दिन किशन जी की अचानक से ही तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उनके किराएदार रोहित ने लखनऊ के ही एक बड़े हॉस्पिटल अपोलो में एडमिट करवाया। किशन जी की किडनी में दिक्कत हो गई थी। उस दिन बाबूजी का पथरी का ऑपरेशन हुआ था, जिस वजह से रोहित भी हॉस्पिटल में ही रुका हुआ था। कमरे में बैठे बैठे वो उब गया था और पैरों में भी जकड़न सी महसूस हो रही थी। बाबूजी के साथ उसकी पत्नी भी थी, तो वो हॉस्पिटल कॉरिडोर में टहलने चला गया। दुख और चिंता से भरे अनेकों चेहरे अपनी अपनी कहानियों के साथ सफेद कोट वालों के पीछे पीछे कुछ अच्छा सुनने की उम्मीद से घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही रोहित वापस अंदर गया, तो किशन जी ने रोहित से सोनिया को फोन करने को कहा। रोहित ने सोनिया के फोन भी लगाया, पर फोन लग ही नहीं रहा था। किशन जी ने सोचा कि हो सकता है शायद नेटवर्क न आ रहा हो। उन्होंने रोहित से कहा कि थोड़ी देर बाद कोशिश करना, और बात हो जाए तो उसे बोलना कि अपने माता पिता से मिलने चली आए। कुछ देर बाद रोहित ने फिर फोन लगाया। इस बार फोन लग तो रहा था, पर कोई उठा नहीं रहा था। रोहित ने यह बात किशन जी को बताना सही नहीं समझा, क्योंकि वे बिना वजह परेशान हो जाते। लेकिन तभी सायरन बजाती हुई एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल के गेट पर आकर रुकी। उसमें से एक लड़की को स्ट्रेचर पर लेटाकर इमरजेंसी इमरजेंसी बोलते हुए और सबको साइड में करते हुए हॉस्पिटल के कर्मचारी ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेकर तेजी से जा रहे थे। अभी अभी किशन जी का भी उसी ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हुआ था। लेकिन रोहित को सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ, जब उस लड़की के साथ में उसके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। पर फिर भी उसने सोचा कि हो सकता है कि एक्सीडेंट हुआ हो और घर वालों को खबर ही न मिली हुई हो। ये सोचकर वह थोड़ा निश्चिंत हो गया। लेकिन काफी देर के बाद सुबह से शाम तक जब उस लड़की का कोई भी घर वाला हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, तो रोहित को बड़ा अजीब लगा। उधर किशन जी की तबीयत अब स्थिर हो गई थी,
तो रोहित ने सोचा कि क्यों ना एक बार काउंटर पर जाकर पूछ लिया जाए कि कौन है वह लड़की। पूरा हॉस्पिटल भी जैसे बड़े आश्चर्य से जानना चाह रहा था कि कौन है ये लड़की और क्या हुआ था उसे। रोहित ने धीरे से काउंटर पर जाकर पूछा, मैम, क्या आप बता सकते हैं कि जिस लड़की का अभी अभी ऑपरेशन हुआ वो कौन है? मैम ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक करके जैसे ही उसका नाम बताया, रोहित के होश उड़ गए, क्योंकि उस लड़की का नाम था सोनिया। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, तो उसने मैम से फिर पूछा, मैम, क्या मुझे आप उसका पूरा नाम बता सकते हैं? मैम ने एक बार फिर कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा, सोनिया किशन शर्मा। अब रोहित का डर यकीन में बदल गया था और वो अब ये सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सोनिया तो मुंबई में थी और अगर कुछ हुआ भी है तो वहां फिर इलाज हो सकता था, वो यहाँ कैसे पहुंची? तभी मैम ने फिर कहा, क्या आप जानते हैं उसे और उसके माता पिता कहाँ रहते हैं, या आप हमें बता सकते हैं ताकि हम उन्हें सूचित कर सकें? रोहित ने कहा, जी हाँ, पर उसके पिता तो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आप एक काम कीजिए, उसके गार्जियन में मेरा नाम लिख दीजिए। शाम होते होते उनकी बेटी सोनिया को भी बाबूजी के बगल वाले रूम में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन किशन जी अभी तक इस बात से अनजान थे। कुछ देर बाद किशन जी ने रोहित को बुलाया और उससे पूछ लिया कि तुमने सोनिया को फोन लगाया था, क्या हुआ उसका? रोहित बड़ी दुविधा में फंस गया था कि अब क्या किया जाए। लेकिन तभी एक सीनियर नर्स रोहित के पास आकर कहती है कि सोनिया और किशन जी दोनों के लिए कई सारी दवाइयां लानी है, तो आप ले आइए। जैसे ही ये बात किशन जी ने सुनी, वो एकदम से घबरा गए। सोनिया के लिए दवाइयां? कहाँ है सोनिया और कौन सी दवाइयां? रोहित, क्या हुआ है उसे? मुझे सच सच बताओ। अब छुपाने से कोई फायदा भी नहीं था, इसलिए रोहित ने सब कुछ सच सच बता दिया। किशन जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जिसका डर था आखिर वही हो गया। रोहित ने किशन जी से पूछा कि कौन सा डर था और क्या हुआ बाबूजी, मुझे पूरी बात बताइए ताकि मैं कुछ हेल्प कर सकूं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सोनिया के पिता ने कहा, बताने लायक वजह होती तो आज मैं ऐसी परिस्थिति में अकेला ना होता। बेटा तो अमेरिका में है, परंतु यहाँ भी काफी रिश्तेदार है, परंतु हमारी बेटी की एक भूल की वजह से हमारे मुंह सिल गए हैं। तुमने बेटे से भी बढ़कर मदद की है हमारी। अपना दर्द तुमसे अवश्य साझा करूंगा। फिर किशन जी रोहित से कहते हैं, अभी पिछले महीने ही उसके साथ काम करने वाली दिल्ली की एक लड़की मुझसे मिलने आई थी और उसने जो मुझे बताया उसे सुनकर तो मुझे गहरा सदमा लग गया। सोनिया किसी राज नाम के लड़के के साथ 5 सालों से लिव इन में रह रही थी। वो कब और कैसे इस दलदल में फंसी, पता नहीं। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेते हुए उसे थोड़ा सा भी डर नहीं लगा। इसी बीच हम लोग कितनी बार उससे मिलने गए, पर कभी किसी प्रकार का कोई शक नहीं हुआ हमें। उस लड़की की बातों से तुरंत मेरा दिमाग मेरी सोसाइटी की तरफ घूम गया था। मेरे आस पड़ोस में भी जॉब करने वाले बहुत से लड़के लड़कियां रेंट पर रहते थे। एक कपल तो मेरे पड़ोस में ही है, और जब उनके घर किसी एक के पेरेंट्स आते हैं तो दूसरा पार्टनर कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त या सहेली के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। मुझे संदेह बहुत बार हुआ, परंतु हमें टोकने और पूछने का अधिकार नहीं है। कुछ इस तरह का नेटवर्क ये आज की पीढ़ी चलाती है, अपने ही माता पिता को धोखा देने के लिए। ऐसे में उनके पेरेंट्स को भी क्या पता चलेगा? देर रात तक पार्टी करना, ऊंची आवाज में म्यूजिक में थिरकना, दारू और सिगरेट के धुएं में साफ सुथरे जीवन को दलदल में धकेलने का जो ये आधुनिकीकरण हुआ है, वो बहुत ही भयावह है। शुरू शुरू में इसका नशा चढ़कर बोलता होगा, परंतु उतरने के बाद जीवन शून्य से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। सोनिया के पिता आगे बताने लगी, मैं उससे तुरंत मिलने चला गया। इच्छा तो नहीं थी उसकी शक्ल देखने की,
परंतु माँ-बाप के दिल को ऐसी औलादें क्या समझेंगी? मैंने सोचा था रात से विवाह की बात करेंगे, ताकि समाज में हमारी इज़्ज़त की जो बखियाँ उधेड़ रखी थी बेटी ने, उसके विवाह से उस पर पाबंदी लगाकर रफ़ू किया जा सके। उसे देखकर कुछ बोला ही नहीं गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। राज बाद में उससे बहुत मारपीट करने लग गया था। सोनिया उससे शादी करना चाह रही थी, परंतु उसने मना कर दिया था। इतना ही नहीं, राज उसे और मुंबई दोनों को छोड़कर जा चुका था। जोश-जोश में शुरू हुए इस रिश्ते के अंत में हाथ लगा तो क्या, सिर्फ घोर डिप्रेशन, धोखा और शर्मिंदगी। मैंने उसे समझाकर घर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल नहीं मानी। और आज देखो रोहित, वो किस हालत में पहुंच गई। उस राज के चक्कर में शायद वो कुछ कर बैठी है। रोहित पूरी कहानी सुनकर अवाक रह गया। उसने किशन जी को संभाला और उनसे चिंता न करने की बात करने लगा। लेकिन रोहित अब यह पता लगाना चाहता था कि सोनिया मुंबई से लखनऊ कैसे पहुंची और उसको हुआ क्या था। जब उसने डॉक्टर से इन सब के बारे में पूछा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने रोहित से कहा कि वो लगभग 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसने अबॉर्शन पिल्स खाई थी। इसकी वजह से वो अजन्मा बच्चा जीवित नहीं रहा और उसकी अपनी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसी के लिए उसका ऑपरेशन हुआ है। उसे मुंबई से लखनऊ भी वही लड़का रात छोड़कर गया था, लेकिन वो डर के मारे अपने पिता के पास नहीं गई। रोहित को यह समझते देर नहीं लगी कि इन्हीं सब जिम्मेदारियों को देखकर राज मुंह फेर कर भाग गया था। अब सोनिया शरीर से तो जल्दी ठीक हो जाएंगी, परंतु मस्तिष्क से बहुत समय लगेगा उसे उभरने में। सोनिया के पिता को जब ये सारी बातें पता चली, तो वो फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन वे खुद हॉस्पिटल के बिस्तर पर थे, तो न बेटी के पास जा सकते थे और न बेटी उनके पास आ सकती थी। ये ऐसी व्यथा थी जिसकी भरपाई पूरी जिंदगी कोई खुशी नहीं कर सकती थी। लेकिन दोस्तों, बच्चे जब माता पिता का विश्वास तोड़ते हैं ना, तो उस दुख का अंदाजा लगाना बहुत कठिन होता है। बच्चे गलत रास्ते पर चलें तो उंगलियां माता पिता की परवरिश पर भी उठती है। बच्चों को आत्मनिर्भर भी बनाना है, घर से दूर भी भेजना पड़ता है। ऐसे में बच्चे स्वतंत्र होने का गलत अर्थ निकालकर गलत रास्ता चुन लें, तो माता पिता की क्या गलती हो सकती है। रोहित बेटे बेटे सोचने लगा, आज की युवा पीढ़ी ये क्यों नहीं समझती कि जिस रिश्ते में किसी प्रकार का बंधन मान्य नहीं, कोई वचन नहीं, जो एक प्रथा नहीं एक व्यवस्था है, जहाँ स्वच्छ प्रेम नहीं सिर्फ भोग है, जो आधारहीन है, उसकी नींव खिसकने में देर नहीं लगेगी। तब उन्हें वहीं बूढ़े हाथ थामेंगे जिन्हें वो धोखा देते हैं, जिनके सिखाए संस्कार उन्हें दकियानुसी और ढोंग नजर आते हैं। सोशल मीडिया के अनेकों प्लेटफॉर्म में मैंने बहुत से बुद्धिजीवियों को और कुछ सशक्तिकरण वाली महिलाओं को लिव इन की खूबियां बताते हुए भी सुना है। उन सबसे मेरा एक ही प्रश्न है कि क्या वे सब लोग अपने बेटे बेटियों को लिव इन में खुशी खुशी रहने की इजाजत देंगे? अगर नहीं, तो इसको स्वीकार करने का ढोंग करके युवा पीढ़ी को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? हम हमारी संस्कृति को त्याग कर विदेशों की संस्कृति को बिना उसके नुकसान जाने अपनाने में क्यों लगे हुए हैं? हम न तो पूरी तरीके से विदेशी बन पाए और न हम भारतीय रह पाए। और दो नाव में सवारी करने वाला डूबता जरूर है, ये हम सब जानते हैं। भले ही कुछ लोगों को लिव इन सही लगे, लेकिन रोहित के लिए ये कोड की तरह है, जो धीरे धीरे युवा पीढ़ी में फैलकर उसे बर्बाद कर रहा है। कितने सुंदर रीति रिवाज है हमारे इस दलदल भरे आधुनिकीकरण से दूर, जहाँ ईश्वर को साक्षी मानकर साफ स्वच्छ रिश्ते बनाए जाते हैं, जहाँ बड़े बुजुर्गों के ढेरों आशीर्वाद होते हैं, जहाँ दो परिवारों की मजबूत नींव पर एक नया घरौंदा बना जाता है, जहाँ वैदिक मंत्रों की गूंज से हवन कुंड को प्रज्वलित कर उसके फेरे लेते हुए एक दूसरे को जन्म जन्मांतर के लिए अपना बनाया जाता है, जहाँ विदाई में कुछ भावुक पल होते हैं, तो वहीं नए घर में नए जीवन का जोर शोर से स्वागत होता है, जो एक खूबसूरत प्रथा है जिसमें प्रेम भी है और जिम्मेदारियों को उठाने की असीम क्षमता भी है। उसे हम क्यों नहीं अपनाना चाहते? हम उसे छोड़ने पर क्यों तुले हुए हैं? अगर इस सच्ची घटना ने आपके दिल को छुआ है,
तो मैं चाहूँगा कि इसे अपने घर परिवार और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।